नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि रेतवाड़ी व्यवस्था जो है वो क्या है। तो देखो, रेतवाड़ी व्यवस्था क्या होगी, इसको समझने से पहले एक चीज समझनी है कि भारत के अंदर देखो, इसका राइट आंसर वैसे क्या बन जाएगा, भू राजस्व इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। रेतवाड़ी व्यवस्था एक तरह की भू राजस्व थी जिसके अंदर अंग्रेज जो है, देखो उस समय जो अंग्रेज थे, सरकार जो थी अंग्रेज थी, कंपनी थी, वो क्या करती थी, जो कर लिया करती थी उसको बोलते थे भू राजस्व। यानी कि जो भूमि से जो आपकी उपज हुआ करती थी उसका लगान लेना, उसका कर लेना, उसको बोलते हैं भू राजस्व। और इसी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत होती है सबसे पहले 1793 के अंदर। कौन सी व्यवस्था, जिसको स्थायी बंदोबस्त जो है वो बोला जाता है, स्थायी बंदोबस्त। और ये किसके द्वारा शुरू की गई, ये कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखने की सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की जाती है 1793 के अंदर, स्थायी बंदोबस्त और कॉर्नवालिस के द्वारा। ये क्वेश्चन तो पूछा गया ना, अगर आपको याद होगा। देखो, इससे पीछे वाला एक क्वेश्चन था एक कि भारत में भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत कब होती है। तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा एक विकसित प्रणाली थी जिसको बोला जाता था स्थायी बंदोबस्त। और यहां से एक आपकी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1793 के अंदर सबसे पहले जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की जाती है किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका बोला जाता है आपका जमींदारी व्यवस्था। देखो, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी आज के बाद कि आपकी ये व्यवस्था कौन सी है। जैसे आपकी स्थायी हो गया, आपका रेतवाड़ी है, आपका महलवाड़ी है, ये तीन तरह की आपकी कर व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था। इनमें आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखो, स्थायी बंदोबस्त जो है इसको आपका जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि इसके अंदर जो जमींदार जो है, जमींदार क्या करते थे, मीडिएटर का काम करते थे। किसके बीच में, सरकार के बीच में और किसके बीच में, किसान के बीच में। यानी सरकार और किसान के बीच में मीडिएटर का काम करते थे। जैसे सरकार ने यह बोला जमींदार को कि आप किसान से कर लीजिए और वो कर लेकर आप अपना हिस्सा रखकर और हमें जो है वो अपना जो भू राजस्व है वो हमें दे दीजिए। जैसे किसान से लगान लिया किसने, जमींदार ने, और जमींदार ने अपना हिस्सा रखकर किस सरकार को जो है वो लगान जो है वो दे दिया, यानी भू राजस्व दे दिया। अब कितना हिस्सा लिया करता था, जो इसके अंदर जो है किसान से आपका हिस्सा लेकर, और सरकार को कितना दिया जाता था, इसके अंदर सरकार को दिया जाता था 10/11 और जमींदार कितना लिया करता था, इसमें 1/11 हिस्सा जो है वो लिया करता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था बोला जाता था, क्योंकि इसके अंदर जमींदार इसके अंदर मीडिएटर का काम करता था। सरकार ने जमींदार को ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि किसान से आपको इकट्ठा करने लगान और उसके बाद आप सरकार को जमा करवाओगे अपना हिस्सा रखकर। तो ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद दूसरी व्यवस्था जो आती है जिसको बोला जाता है कौन सा, रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था, अब उसके बाद क्या किया गया, जैसे ये आपका था ऊपर वाला, ये पूर्व हिस्से के अंदर आपका था। उसके बाद दक्षिण हिस्से के अंदर आपका जो रेतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। और इसका मुख्य काम क्या था, देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। रेतवाड़ी व्यवस्था जो है ये भारत के दक्षिण हिस्से के अंदर शुरू की गई। और इसमें क्या किया गया, ये जो जमींदार था ना, इसका काम खत्म कर दिया बीच में से। तो सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट जो है यानी किसान से डायरेक्ट जो है लगान वसूल करना शुरू कर दिया। यानी सरकार ने क्या किया, किसान से आपका सीधा लगान वसूल करना शुरू किया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, सरकार ने और किसके, डायरेक्ट किसान के बीच में ये आपका हो जाएगा ये व्यवस्था। इसके बीच में जमींदार को खत्म कर दिया और सरकार कितना 1/2 भाग जो है वो वसूलती थी कर के तौर पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। रेतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, इसको जमींदार व्यवस्था। अब इसमें डायरेक्ट किसान से लेती थी तो इसको आपका किसान व्यवस्था भी आप बोल सकते हैं, किसान व्यवस्था। ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था हाल ही में, एक पेपर हुआ जो बीपीएससी का आपका पेपर हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बीपीएससी पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेतवाड़ी व्यवस्था जो है वो भारत में कहां से शुरुआत की गई। देखो, हमने अभी बात किया रेतवाड़ी व्यवस्था आपका कहां से, दक्षिण के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। तो ये आपकी शुरुआत होती है कहां से, मद्रास से जो है वो रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी 2 व्यवस्था। इसके बाद एक तीसरी व्यवस्था और थी जिसको बोला जाता था कौन सा, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था, अब ये तीसरी व्यवस्था कौन सी थी, तो देखो महल का मतलब आपका क्या बनता है, महल का मतलब होता है गांव। यानी कि इस व्यवस्था के अंदर क्या किया गया, किसी भी, देखो ऊपर वाला कहां से, पूर्व में था, ये वाला कहां पे, ये पूर्व के अंदर था, ये आपका दक्षिण के अंदर था। और ये आपका महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये भारत के उत्तर व आपके उत्तर पश्चिम के अंदर जो है ये व्यवस्था आपकी शुरू की गई, उत्तर पश्चिम भाग के अंदर। अब ये महलवाड़ी का मतलब आपका गांव बन गया, यानी कि एक गांव की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंदर क्या किया जाता था कि इंडिविजुअल पर्सन से, जैसे ऊपर वाले में किसान से लिया जाता था, इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल पर्सन से लगान ना लेकर एक पूरे समूह से लिया जाता था, यानी कि
पूरे के पूरे गांव को ये बोला जाता था कि आपके गांव के अंदर जितनी भी फसल होती है उसका आपको 2/3 भाग जो है वो आपको इकट्ठा करना है, और जो कंपनी के जो लोग आएंगे, सरकार के लोग आएंगे, वो इंडिविजुअल पर्सन से ना लेकर पूरे गांव से एक साथ जो है वो आपका लगान लेकर जाएंगे। तो ये थी आपकी महलबाड़ी व्यवस्था, जिसमें एक पूरे गांव से लिया जाता था, या आप ये बोल सकते हैं पूरे समूह से ये लिया जाता था, ना कि इंडिविजुअल पर्सन से नहीं लिया जाता था। ये थी महलबाड़ी व्यवस्था। पहले इसमें 2/3 भाग था, लेकिन बाद में इसको 1/2 भाग जो है वो कर दिया गया इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 व्यवस्था आपकी इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों आपकी भू राजस्व है, जिसके अंदर भूमि से लगान लिया जाता था। तो इसके अकॉर्डिंग रेतवाड़ी व्यवस्था को आपका बोला जाता है कौन सा, भू राजस्व व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये किसके द्वारा बोला गया, प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन नंबर, साक्षरता जो डैश का उत्पाद है, शिक्षा का। इसके बाद किस राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र का वन उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक है, तो यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन के अंदर आपके सामने दिया गया है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और लक्षद्वीप। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछता, ओनली यूनियन टेरिटरी, तब आपका लक्षद्वीप होता। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा वन आपके। और यहां पर क्या पूछा गया, देखो प्रतिशत के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन पूछा गया, तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन जो है वो कहां पर है, वो सबसे ज्यादा है मिजोरम के अंदर, सबसे ज्यादा मिजोरम में। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। दूसरे नंबर पे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा, मेघालय, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है। अगर आपसे ये पूछ ले एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है, तो बिल्कुल आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के अंदर एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन है, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे सेम अरुणाचल प्रदेश जो है वो आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में ध्यान रखना, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम जो इसका राइट आंसर। और मिजोरम की राजधानी कौन सी है, कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट, प्रथम क्लोनित भेड़ जो है वो कौन सी है, प्रथम क्लोनी यानी कि क्लोन से बनाई गई सबसे पहली भेड़ जो है वो कौन सी हो जाएगी, वो डोली है। ऑप्शन नंबर ए। और इसको कब बनाया गया, तो फरवरी 1997 में इसको बनाया गया और उसका नाम रखा गया डोली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम निम्न में से किस राज्य या किन राज्यों में प्रमुखतः हरित क्रांति का लाभ हुआ था। हरित क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था कई बार। हरित क्रांति जिसकी शुरुआत जो है वो कब होती है भारत के अंदर, 1967-68 के आसपास हरित क्रांति की शुरुआत होती है भारत में। और ये किससे जुड़ी हुई है, ये खाद्यान्न उत्पादन से आपकी जुड़ी हुई है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जनक जो किसको बोला जाता है, तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को। और दुनिया के अंदर किसको, नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि हरित क्रांति का लाभ सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, जहां से खाद्यान्न का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है भारत के अंदर, वही एरिया। तो राइट आंसर जो बन गया ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा ये तो हो गया आपका कौन सा, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं। और कुछ एक इंपॉर्टेंट क्रांति जो पूछी जाती है, जैसे आपकी पिंक रिवॉल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन या जिसको गुलाबी क्रांति हम बोलते हैं, ये किससे जुड़ी हुई है, ये आपकी जुड़ी हुई है किससे, झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से जुड़ी हुई है कौन सी, गुलाबी क्रांति। इसके अलावा कौन सा, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, ये आपकी किससे, उर्वरक से यानी फर्टिलाइजर से आपकी जुड़ी हुई है भूरी क्रांति। और एक होती है आपकी पीली क्रांति जिसको हम येलो रिवॉल्यूशन बोलते हैं, येलो रिवॉल्यूशन। तो ये किससे जुड़ी हुई है, ये कमेंट करके बताना पीली क्रांति के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में पशुधन संख्या सर्वाधिक किस देश के अंदर है, तो सर्वाधिक जो है वो कहां पर हो जाएगा, भारत के अंदर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। और भारत के अंदर ही अगर हम बात करें तो किस में सबसे ज्यादा है, पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आपके पशुधन हो जाएंगे। कहां पर कितने, लगभग 23%। उसके बाद तेलंगाना के अंदर लगभग 22%। तो ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा विश्व के अंदर, भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर। और हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछे, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर है, हिसार के अंदर। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, सिरसा में दूसरे नंबर पे पशुधन हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। भारत वह संगीतज्ञ सूरदास जो है वो किसके समकालीन थे, तो सूरदास जो वो किसके समकालीन थे, इसका आपका राइट आंसर बिल्कुल अकबर जो है वो हो जाएगा। अकबर ने जो वो शासन किया था 1556 से लेकर 1605 तक, और इसी के समकालीन था कौन, सूरदास, जिनकी प्रमुख रचना सूरसागर, सूरसारावली थी। संबंध इनका जो है वो कहां से था, सी ही फरीदाबाद से इनका संबंध जो बताया जाता है। देखो सह से सूरदास
स से सी, इनकी रचना सूरसागर सूरसारावली, वो भी आपकी स से संबंधित है। 1556-1605 तक अकबर ने शासन किया, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसका अकबर का बाप कौन था? हुमायूं था, जिसने कब 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया था। अकबर ने कब 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। औरंगजेब ने जो है वो लगभग 1657-58 से लेकर 1707 तक शासन किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? निर्वाचन आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे हम देखेंगे। सबसे पहले निर्वाचन आयोग, या जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हम बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो निर्वाचन आयोग जो है इसकी आपकी स्थापना सबसे पहले कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कब होता है? 26 जनवरी 1950। उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना की जाती है 25 जनवरी 1950, और इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो आपका मतदाता दिवस, या जिसको हम क्या वोटर डे जिसको हम बोलते हैं, वोटर डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये कब से मनाया जाना शुरू किया? तो लगभग 2011 से इसको मनाया जाना शुरू किया। ये इतनी है कि इसको मतलब शुरू से जब बना तभी से बनाना शुरू किया। तो मतदाता दिवस 2011 से मनाना शुरू किया, हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो की जाती है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल इसके हो जाएंगे बिल्कुल 324 से लेकर 329 तक के आर्टिकल है, ये सारे के सारे निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और अभी ये आपका संविधान का भाग कौन सा है? तो भाग 15 के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आर्टिकल 324 से 329 तक जो है ये अनुच्छेद आपके आते हैं, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अभी हाल ही में जो निर्वाचन आयोग जो है उसमें आपके कुल कितने सदस्य निर्वाचन आयोग के अंदर? तो निर्वाचन आयोग के अंदर कुल 3 सदस्य है, जिनके अंदर आपके कितने? तो एक तो अध्यक्ष है इसके अंदर, और प्लस में 2 आपके अन्य सदस्य इसमें। ठीक है, तो एक अध्यक्ष है और 2 आपके अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन है? अभी सुशील चंद्रा जो है वो अध्यक्ष, सुशील हाल ही में आपके क्या है, जो आपके निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष यानी कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हो जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और दूसरे अन्य सदस्य कौन है? एक तो राजीव कुमार है, एक एक कौन है? अनूप चंद पांडे जो है ये दूसरे सदस्य। तो अभी हाल ही में टोटल 3 सदस्य जो है वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य। और इनकी एज कितनी होती है रिटायरमेंट की? तो इनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है वो इनकी एज होगी, या जो अन्य सदस्य इनकी 6 वर्ष या 62 वर्ष जो है वो एज होगी। तो ये भी ध्यान रखना। इसका जो राइट आंसर बनेगा भाग 15 के अंदर आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा के द्वारा चुना जाता है? तो राज्य विधान परिषद के कितने कुल एक सदस्यों का 1/3 भाग। और देखिए राज्य विधान परिषद के बारे में बात करें कि ये कौन सी है, तो भारत के अंदर जैसे आपने क्या है, संसद के अंदर आपके संसद के अंदर कितनी आपके 2 होती हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन होते हैं। उसी तरह से आपके राज्य के अंदर 2 सदन होते हैं, राज्य के अंदर भी 2 सदन। कौन से? एक तो विधानसभा और एक कौन सी? विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। अब ये विधानसभा तो आपकी हर एक राज्य के अंदर है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ अभी हाल ही में 6 आपके राज्यों के अंदर है। पहले 7 में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बनाई 31 अक्टूबर 2019 से, उसके बाद से 6 राज्यों के अंदर सिर्फ आपकी विधान परिषद है। और वो 6 राज्य आपके कौन कौन से हैं? जिनमें आपका आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इसके अलावा यूपी हो गया, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। ये 6 आपके जो है वो राज्य है जिनके अंदर आपकी विधान परिषद है, या आप ये बोल सकते हैं द्विसदन प्रणाली है राज्यों के अंदर। कौन कौन सी? द्विसदन का मतलब एक विधानसभा एक विधान परिषद। हरियाणा के अंदर एक सदनात्मक है जिसमें विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो सेम वही डिफरेंस है जैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर है। लोकसभा इसमें किस तरह के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम वोट डालते हैं, इसमें भी आपके प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के अंदर अप्रत्यक्ष होते हैं जिनमें हम चुनाव नहीं डालते। इसी तरह से विधान परिषद के अंदर भी अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, इनमें जो सिमिलरिटी है वो बात करते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा के लिए आपकी एज कितना? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए एज 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष जो है वो एज होगी। इसी तरह से आपकी कितनी जो विधानसभा के लिए कितनी? 25 वर्ष, और आपकी विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ठीक है, ये सिमिलरिटी होगी दोनों में। इसके अलावा ये आपके 5 वर्ष का कार्यकाल,
और ये आपका 5 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। दोनों में यानी लोकसभा और विधानसभा इनमें सिमिलरिटी है। वहीं पे राज्यसभा के हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हर 2 साल के बाद 1/3, और उसी तरह से विधान परिषद में भी, यानी कि इनका कार्यकाल लगभग 6 साल, इसका भी कार्यकाल 6 साल। तो ये इनमें सिमिलरिटी है, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। और विधान परिषद एक तरह का ये आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा एक क्या अस्थायी सदन है, अस्थायी, राज्यसभा आपका स्थायी सदन है। उसी तरह से विधानसभा जो है वो आपका क्या है, विधानसभा एक अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है। और वहीं पे विधान परिषद क्या है, ये एक आपका स्थायी सदन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। इससे ये आसानी से हमें याद हो जाएंगे कि विधानसभा और विधान परिषद के अंदर क्या डिफरेंस हो जाएगा। सोमासी प्रवाह जो है वो देखा जाता है कहाँ पे, हिंद महासागर में। और यहाँ पर अगर ये पूछे सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। भारत में पहली रेल यात्रा जो वो कब शुरू हुई, तो सबसे पहली रेल यात्रा किसके टाइम में, डलहौजी के टाइम में शुरू की गई 1853 के अंदर। एग्जैक्ट डेट आपकी 16 अप्रैल 1853 के अंदर सबसे पहली रेल जो वो चलाई गई थी। कितनी, 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी। कहाँ से, बॉम्बे से लेकर कहाँ तक, ठाणे तक जो है ये चली थी। पहली रेल आपकी 16 अप्रैल 1853 डलहौजी के टाइम में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विद्यापति ने अपने गाने किस भाषा में लिखे, तो ये आपके बिल्कुल मैथिली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। मुखर गायक आपका कौन सा, तो ये एग्जाम, ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये HSSC का आपका मंडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था। मंडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जो एक मुखर गायक हुआ करता था। तो इसका आपका राइट आंसर जहांगीर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसी को क्या बोला गया था, इसी को भी आपका मतलब इस जहांगीर को इसमें राइट आंसर जो वो माना गया था। लेकिन कहीं ना कहीं शाहजहां को भी सिंगर जो वो बताया जाता है, लेकिन HSSC ने जो वो जहांगीर को इसका राइट आंसर माना था, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और जहांगीर जो है इसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक। क्यों, क्योंकि 1605 तक अकबर ने शासन किया और इसी का बेटा था जहांगीर, जिसके बचपन का नाम क्या था, सलीम इसके बचपन का नाम था। और 1605 से लेकर 1627 तक इसने शासन किया था जहांगीर ने। और जहांगीर को किसके लिए जाना जाता था, तो इसको न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। न्याय की जंजीर के लिए जो किस मुगल शासक को जाना जाता है, वो जहांगीर को जाना जाता है। और इसके टाइम को क्या बोला जाता है, चित्रकारी का स्वर्ण काल जो है वो बोला जाता है। क्योंकि ये क्या था, एक पेंटर मतलब आर्ट का बहुत बड़ा प्रेमी था। चित्रकारी का स्वर्ण काल बोला जाता है। कौन सा टाइम, ये 1605 से लेकर 1627 तक इसको चित्रकारी का स्वर्ण काल भी इसको बोला जाता था। मंडी सुपरवाइजर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर बेस है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादन केंद्र जो है वो कौन सा है, तो ये कौन सा, कोडरमा हो जाएगा, जहां पर अबरक उत्पादन जो है केंद्र हो जाएगा। अबरक यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, MICA। और ये कोडरमा कहां पर पड़ता है, ये झारखंड के अंदर हो जाएगा, झारखंड में। और ये MICA एक तरह का क्या, ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक बिल्कुल MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है, तो देखो राज्यसभा के बारे में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब राज्यसभा के बारे में देखो, राज्यसभा जो है इसकी मैक्सिमम सीटें कितनी है, 250। और इन्हीं 250 के अंदर 245 जो वो आपके चुनाव होते हैं, इन 200 यानी 245 चुने जाते हैं। मैक्सिमम 250 है, लेकिन अभी 245 जो है वो चुने जाते हैं। इन्हीं 245 के अंदर 233 तो जो है वो आपकी किससे आपके चुने जाते हैं, ठीक है। और जो बचे 12 उनको क्या, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्य राज्यसभा के अंदर मनोनीत करता है, राष्ट्रपति चुनता है, टोटल 12 सदस्य, ठीक है। तो राज्यसभा से जुड़ा हुआ ऑप्शन नंबर सी 250 इसका राइट आंसर रहेगा। और संसद के ही आपकी कितने, 2 सदन है, एक आपका कौन सा, लोकसभा, एक आपका राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल ध्यान रखना, इसका 79 है, इसका 80 है और इसका 81 जो है वो आर्टिकल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने 17 सितंबर को उद्योग दिवस जो है वो घोषित किया। 17 सितंबर को उद्योग दिवस किसने, महाराष्ट्र ने जो घोषित किया। और अगर ये पूछे जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे यही महाराष्ट्र जो है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के अंदर
राज्यसभा सीटें जो वो कितनी है, तो वो 19 राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी 48 जो वो लोकसभा सीट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आपकी लोकसभा सीट है, कितनी है कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य जो सीमा की अधिकतम संख्या दूसरे राज्यों के सहभागी में है, तो ये पूछा गया कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जो है वो आपके राज्यों के साथ लगती है। जैसे हरियाणा के अंदर जींद जो है, जींद 7 आपके जिलों के साथ टच करता है। उसी तरह से ये पूछा है कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों के साथ आपका बनता है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश जो है वो किससे, तो ये 8 तो लगता है स्टेट से, 8 स्टेट से लगता है, और एक आपका किसे यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली से ये टच होता है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट, और उत्तर प्रदेश ही एकमात्र है जो इतने आपके राज्यों के साथ टच होता है। भारत के किस शहर में आईबीएम का मुख्यालय है, आईबीएम के बारे में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की क्लास में, जिसमें हमने एनटीए का क्वेश्चन बैंक जो हमने कवर किया था, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। देखिए आईबीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आईबीएम की इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, वैसे तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन यहां पर क्या पूछा है भारत के किस शहर के अंदर है, तो भारत के बेंगलोर के अंदर है, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से हम जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा है, तो गुजरात का मुख्य बंदरगाह कांडला हो जाएगा, कांडला मुख्य बंदरगाह है। वैसे बाकी जो दे रखे हैं ना, ये लगभग आपके ये पीपावाद, सजीरा, ये आपके दोनों के दोनों गुजरात के अंदर पड़ेंगे। तो इसके अंदर देखो कांडला जो है ये आपका कहां पे पड़ता है, गुजरात का मुख्य बंदरगाह ये पूछा गया, यानी मेन आपका गुजरात का रहेगा कांडला, जो कि कहां पर पड़ता है, ये गुजरात के कच्छ जिले के अंदर पड़ता है, कच्छ जिले के अंदर पड़ता है कौन सा, कांडला पोर्ट, जिसको हम बोल सकते हैं ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, काकीनाडा कहां पे है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, पीपावाद गुजरात में, हजीरा गुजरात के अंदर, कांडला इसका मेन है। वैसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय, सिंधु घाटी सभ्यता का ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वो कौन सा था, प्रमुख बंदरगाह जो है वो कौन सा, तो वो था आपका लोथल। ये भी याद होगा ना आपको, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। एक सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रमुख बंदरगाह था लोथल, जो कि ये भी कहां पर, गुजरात के अंदर हो जाएगा। और यहां पर जो पूछा गया कांडला कच्छ जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, दास कैपिटल जो है किसके द्वारा लिखी गई, बिल्कुल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। एडम स्मिथ ने एक कौन सी लिखी थी, तो इनको कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये किसने लिखी, ये एडम स्मिथ ने लिखी। और एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, आपका अर्थशास्त्र का पिता, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को। एडोल्फ हिटलर जो है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसको कौन सी, मैन कैंप, यानी कि इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है तीनों की तीनों, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की, एडोल्फ हिटलर की मैन कैंप, और एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये पुस्तक रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहां पर स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरिया जो है ये कहां पर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आपका जो है वो मरुस्थल हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम के आसपास ये आपका मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर। और ये पूछ ले कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा है वो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये ना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है, तो ये ध्यान रखना, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी याद में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर, जो 31 अक्टूबर इनका जन्म दिवस है, और इसीलिए एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब भारत आपका आजाद हुआ था 1947 को, उसके बाद भारत अलग अलग रियासतों के अंदर बंटा हुआ था, और उन रियासतों को एक करने का काम किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए इनको एकता का प्रतीक बोलते हैं, इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर भी, जर्मनी काफी टुकड़ों में बंटा हुआ था, उनको एक करने का काम किया था बिस्मार्क ने। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों को जोड़ने का काम किया था, और इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इन्हीं के एकता के लिए, क्योंकि यूनिटी के लिए काम किया था, इसलिए एकता दिवस इनके
एकता दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जो है वो जन्म होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से और कौन से क्वेश्चन, ये आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, बिल्कुल ठीक है, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। इसके अलावा प्रथम आपके गृह मंत्री, पूछ ले गृह मंत्री कौन, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि हमने बात किया एकता दिवस इनके लिए मनाया जाता है, यूनिटी डे मनाते हैं, उसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी, बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जो है वो किसके लिए बनाया गया, किसके सम्मान में बनाया गया, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया। और इसका भी उद्घाटन कब किया, इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर 2018 को। देखो 31 अक्टूबर को ही जन्म हुआ और इसीलिए इनके सम्मान के अंदर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन जो वो किया गया। लगभग कितना 182 मीटर ऊंची है और ये कहाँ पर है, ये नर्मदा नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। और कहाँ पर, सरदार सरोवर बांध के पास है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना इसके बारे में। बाकी 30 जनवरी को कौन सा शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को बिरला भवन के अंदर हत्या कर दी जाती है महात्मा गांधी की, इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को आपका कौन सा शहीद दिवस, और 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है किसके लिए, जो आपके भगत सिंह, जो सुखदेव और राजगुरु, उनको जो फांसी दी गई थी 23 मार्च को, इसलिए उस दिन राष्ट्रीय शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है, तो नमक सत्याग्रह जो है वो आपका कब शुरुआत होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक शायद पेपर में ये गलत हुआ हो सकता है। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो वो कब की जाती है, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थक के साथ ये यात्रा शुरू की थी, जिसको क्या बोलते हैं, दांडी मार्च शुरू किया, दांडी मार्च। और ये कब पहुंचे जाकर, और ये आपके 6 अप्रैल को जाकर पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। कहां पर, सब जो आपके समुद्र तट के किनारे पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च को यात्रा शुरू की, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। और क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों पर नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसी 6 अप्रैल को पहुंचकर इन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाया और एक कानून को तोड़ा, और यहां से एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसको बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो की जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आई थिंक यहाँ पर इसका राइट आंसर जो दिया गया था 24 मार्च, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो एग्जैक्ट यही आपका इसमें बनता है। देखो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में आपका सिर्फ 24 मार्च ही पड़ रहा है, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी माना गया था। बाकी यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं है, और तो यह ध्यान रखना। बाकी नमक सत्याग्रह जो दे रखा है, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने जो है किससे की थी, इसकी तुलना देखो सुभाष चंद्र बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना की थी, किससे की थी, तो इसकी तुलना की थी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा की, एल्बा से पेरिस यात्रा। और ये किसकी थी, एल्बा से पेरिस यात्रा, ये थी नेपोलियन की, इससे तुलना की थी। और ये किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो सघनतम पदार्थ जो है वो हो जाएगा कौन सा, ओस्मियम। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर है। सघनतम यानी कि डेंस जो आपका पदार्थ है वो कौन सा, ओस्मियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और जो यहाँ पर प्लेटिनम दे रखा है ना, प्लेटिनम को क्या बोलते हैं, इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट गोल्ड के नाम से किसको जानते हैं, प्लेटिनम को जानते हैं। और इसके साथ ही अगर ये पूछे कि एक मेटल जो रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड अवस्था में होता है, मेटल जो कि लिक्विड अवस्था में रूम टेम्परेचर पर होता है, उसको क्या बोलते हैं, पारा हो जाएगा, मरकरी। और एक नॉन मेटल जो कि आपका है, नॉन मेटल जो कि लिक्विड अवस्था में है, वो कौन सा, ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड अवस्था में है, और मेटल आपका पारा यानी मरकरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित कहां पर किया गया, पंजाब का पूर्वी न्यायालय। देखो किसकी बात की जा रही है, ये उसी की, जैसे आपका 21 मार्च 1919 को कौन सी लाहौर हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है, लाहौर हाईकोर्ट कहां पर, लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और बाद में क्योंकि जो आपका भारत के विभाजन के बाद पंजाब का आधा हिस्सा कहां पर चला गया, पाकिस्तान के पास, तो ये जो लाहौर था ये चला गया पाकिस्तान के पास। उसके बाद जो पंजाब का आपका पूर्वी न्यायालय, देखो पूर्वी न्यायालय क्योंकि पंजाब के 2 हिस्से हुए थे, पूर्वी पंजाब तो अपने पास रह गया और पश्चिमी पंजाब चला गया किसके पास, पश्चिमी पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास। तो पश्चिम पंजाब के पास तो अपना न्यायालय बच गया, क्योंकि जो लाहौर हाईकोर्ट की स्थापना जो की गई थी 1919 के अंदर, तो ये तो चला गया जो पश्चिमी पंजाब के पास। लेकिन पूर्वी पंजाब के पास कोई न्यायालय नहीं था, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि
15 अगस्त 1947 को जो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट जो बाद में बना था उसकी स्थापना कहां पर, शिमला में जो है वो की गई थी। तो राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर सी। और शिमला में करने के बाद क्योंकि यहां पर सर्दियों के टाइम में जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुआ करती थी, इसीलिए इसका जो है वो हाईकोर्ट बदल कर चंडीगढ़ में कर दिया गया। और कब किया गया, 17 जनवरी 1955 को, 17 जनवरी 1955 को। इसमें दिया गया विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय जो है वो कहां पर स्थापित किया गया, शिमला में किया गया। ठीक है, ये तो राइट आंसर है। लेकिन बाद में 17 जनवरी 1955 को इसको जो है वो चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर दिल्ली जो दिया गया, दिल्ली देखो, दिल्ली हाईकोर्ट जो है, दिल्ली हाईकोर्ट के पहले फैसले किस में हुआ करते थे, इसी चंडीगढ़ के अंदर जो आपका हाईकोर्ट जो था उसके अंदर हुआ करते थे। क्योंकि यहाँ पर कौन सा, पंजाब हाईकोर्ट था पहले, पंजाब हाईकोर्ट। लेकिन जैसे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुए, हाईकोर्ट का नाम बदला गया हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट को इसका अलग हाईकोर्ट दे दिया गया। ये 1 नवंबर को हरियाणा बना, इससे एक दिन पहले 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना जो वो कर दी जाती है। अब दिल्ली के फैसले अलग हुआ करते थे और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अंदर हरियाणा और पंजाब के फैसले जो है वो हल हुआ करते थे। देखो सबसे पहले लाहौर में हुआ था ना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।